स्वागत है इनकम टैक्स क्लासेस में। और आज हम चैप्टर 1 और उसी का क्लास सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने इस बारे में बात करी थी आपसे कि इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस के बारे में। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने कल स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में आज हम स्टडी करेंगे इसके आगे का पार्ट। देखिए, कल मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको बताई थी। उसके अंदर मैं आपको एसएससी करदाता की डेफिनेशन बता चुका था और मैंने बताया कौन कौन से व्यक्ति एसएससी करदाता के अंदर काउंट होंगे। उसके बाद अपन सेकंड टॉपिक डेफिनेशन है वो स्टडी करेंगे पर्सन व्यक्ति। एक चीज़ आपके माइंड में सेट कर लीजिए, कुछ वर्ड से सिमिलर से आएंगे। पर्सन हुआ, करदाता हुआ और इंडिविजुअल हुआ, एओपी हुए, ऐसे बहुत सारे कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे। तो उसके अंदर टर्म्स को हम ध्यान रखने के लिए आपको कुछ मैं निकनेम्स इसको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पर्सन, जब पर्सन आपके दिमाग में आए तो आप याद करिए एक बड़ी टर्म है, एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल होगी। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 231 में दी गई है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर दी गई है। और किस में दी है? अंडर सेक्शन 231। अब इसमें हम कौन कौन से व्यक्ति को शामिल करेंगे वो देखिए। फर्स्ट है इंडिविजुअल से मतलब है आपका यहाँ पर कोई भी नेचुरल पर्सन है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, पागल है, चाहे उसका प्रतिनिधि कोई भी, वो सब के सभी यहाँ पर क्या कहलाते हैं? एक इंडिविजुअल कहलाते हैं। जो आपके सजीव प्राणी जिनको आप बोल सकते हैं वो सब के सब व्यक्ति इसमें आएंगे। इसमें एक पागल व्यक्ति भी शामिल है, एक दिवाले व्यक्ति भी शामिल है, सब कुछ शामिल है इसके अंदर। पर्सन के डेफिनेशन में HUF शामिल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है कि कई बार कुछ फैमिली ऐसी होती है जो बिजनेस से बिजनेस करे जाती है और उसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, वो कर्ता के द्वारा संचालित होती है। आपने इसके बारे में पहले भी कहीं स्टडी करी होगी। जैसे अब इसके अंदर यहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ये इसके अंदर सभी शामिल है, उसकी स्त्री, पुरुष, महिला, पति, पत्नियाँ, बच्चे, सब कुछ शामिल है। यहाँ तक कि जो पुत्रियाँ हैं जिनके विवाहित हो गई है वो भी उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट मानी जाती है। एक कंपनी भी एक पर्सन मानी जाएगी। एक फर्म पार्टनरशिप फर्म होती है। कंपनी से अधिकतर कंपनी पहचानी होती है क्योंकि आगे लिमिटेड वर्ड लिखवा रहता है। प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक कंपनी है तो वो लिमिटेड वर्ड से आप पहचान लेंगे कि ये कंपनी है। एक फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो भी एक पर्सन है। AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। देखिए इसमें आप याद कीजिए, वो एक वर्ड है BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और एक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के अंदर क्या होता है? पर्सन में यहाँ पहले बताता है कि बड़ा टर्म है, मतलब ये किसी प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्ति इससे दोनों शामिल हो सकते हैं। मतलब ये क्या है, कोई आपने पार्टनरशिप फर्म नहीं खोली है लेकिन आपने कुछ लोगों ने एक साथ व्यवसाय करने का निश्चित कर लिया है। पार्टनरशिप फर्म क्या हुआ कि आपने लीगली उसके लिए वर्किंग करी और आप लोग उसके तैयार हुए और आपने एक फ़र्म रजिस्टर कराई, ठीक है, वो तो आपकी पार्टनरशिप फर्म गई। लेकिन आपने बिना किसी संबंधों के ही आपने कुछ लोग मिलकर आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाते हैं। कब कैसा कैसा कहलाएगा, कैसा एनवायरनमेंट है? देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक बड़ी टर्म है। इसमें क्या हो सकता है? एक प्राकृतिक कृत्रिम व्यक्ति दोनों शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैं मिल गया आपके साथ में, मिस्टर राम के साथ में, जैसे मान लीजिए, और एक कंपनी है महिंद्रा लिमिटेड कंपनी, उसके साथ में हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर महिंद्रा लिमिटेड एक कृत्रिम व्यक्ति है और मैं प्राकृतिक हूँ, राम प्राकृतिक हो गया। तो इस तरह से इसके अंदर ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसमें राम श्याम मोहन भी हो सकते हैं, राम श्याम मोहन केडिया लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। तो इसके अंदर प्राकृतिक कृत्रिम दोनों व्यक्ति शामिल हो जाएंगे आपके। इसके बाद में है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें केवल प्राकृतिक व्यक्ति शामिल होंगे। तो मतलब ये छोटी टर्म हो गई, प्राकृतिक व्यक्ति शामिल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें राम श्याम मोहन, मैं और आप ही मिलकर अपना बिजनेस वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब केवल सजीव प्राकृतिक व्यक्ति मिलेंगे तो उससे क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन एसोसिएशन पर्सन में क्या है? सजीव भी मिल सकते हैं, साथ में जो कृत्रिम व्यक्ति है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद में पर्सन के अंदर शामिल करते हैं हम लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ क्या होती है? जो स्थानीय सरकार या सत्ता होती है, जो निकाय जिससे हम बोलते हैं, वो सब लोकल अथॉरिटी कहलाते हैं। इनको कुछ एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे ग्रामीण एरिया के अंदर डेवलपमेंट वर्क जो किए जाते हैं वो पंचायत समिति किए जाते हैं। यदि शहर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर शहर के अंदर किसके द्वारा डेवलपमेंट हो। जैसे नगर पालिका हुई, नगर निगम हुए, नगर न्यास हुए, नगर परिषद हुए। ऐसे जयपुर में जाएंगे तो वहाँ JD है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बंदरगाह हुए। तो इस तरह की ये क्या है? लोकल अथॉरिटी, इनके खुद के फंड्स होते हैं
वो इनका खुद का एक मोनेटाइजेशन होता है, तो इनको भी हमने पर्सन माना है। यदि मान लो इनकी इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पर इनको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आप इनके एग्जांपल्स याद कर लीजिए, जैसे कि भरतपुर नगर निगम हुआ, तो भरतपुर नगर निगम क्या हो गया, उनकी लोकल अथॉरिटी के कारण वो क्या हो गया, पर्सन हो गया, मतलब उसे भी टैक्स को चुकाना पड़ेगा। इसकी में शामिल है आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होते हैं, एक कृत्रिम व्यक्ति हो गया, अन्य कृत्रिम व्यक्ति से मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे अप्राकृतिक संस्थान इसमें सारे शामिल है। जैसे कि आपको टैक्स के मामले के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देवी देवताओं मंदिरों को भी शामिल किया गया है। आप समझिए इसे कैसे, कि एक मूर्ति एक सजीव नहीं है, एक मंदिर एक सजीव नहीं है, लेकिन वहाँ पर इनकम होती है, वहाँ पर चढ़ावा आता है, तो वहाँ के मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी होता है, तो उसके बाद में उस देवी देवता मंदिर उसके जो ट्रस्ट है उसको भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। सारे विश्वविद्यालय इसी के अंदर आते हैं, जैसे आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान विश्वविद्यालय हो गया, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय हो, कोटा विश्वविद्यालय हो गए। तो किसी विश्वविद्यालय का नाम बोलेंगे तो वो आप क्लिक करेंगे नीचे आपका माइंड के अंदर, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते वो क्या में काउंट होगा, पर्सन में काउंट होगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आते हैं, सारे देवी देवता आ जाएंगे, सभी विश्वविद्यालय इसके अंदर शामिल होंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करने की कोशिश करी है कि हम पर्सन, जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक बड़ी टर्म है, एक क्या है, बड़ी टर्म। तो इसमें क्या क्या शामिल किया था हमने, एक इंडिविजुअल प्राकृतिक व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गई, लोकल अथॉरिटी से मतलब यहाँ के नगर निगम, नगर निगम, जेडीए, बंदरगाह हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब देवी देवता विश्वविद्यालय। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन डिसाइड करी है कि पर्सन्स में हम किन किन को शामिल करेंगे। इसकी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 231 में दी गई थी। अब कल मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स आपने सुने थे, कर निर्धारण वर्ग, इंग्लिश में से बोलेंगे असिस्टमेंट ईयर, ठीक है। तो ये वर्ड कल तक के लिए नहीं थी, अब आज इसे हम समझेंगे कि असिस्टमेंट ईयर क्या होता है। असिस्टमेंट ईयर क्या होता है, किताबी डेफिनेशन की क्या लिखी हुई है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की वह अवधि जिसमें गत वर्ष या वर्षों की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है। यानी कि इस ईयर के अंदर आपकी आय पर टैक्स लगने का डिसीजन लिया जाता है, उसकी वर्किंग की जाती है कि आपको कितना टैक्स चुकाना है, इस बात के ऊपर वर्किंग की जाती है। तो आप इस बात पर ध्यान करेंगे कि आपने कमाया हुआ है, पहले आपने लास्ट ईयर आपने कमा लिया। यदि मैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संबंध में बताऊं तो मेरी इनकम फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो चुका है। तो उसमें कितना टैक्स लगना चाहिए, इसका निर्धारण अपन कब करेंगे, अभी कर रहे हैं अपन 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में। तो जिस ईयर के अंदर टैक्स का डिसीजन लिया जाता है कि कितना टैक्स बनेगा नहीं बनेगा, आपकी आय कैलकुलेशन की जा रही है, उसको बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष। और गत वर्ष होगा, ठीक इसी के नीचे अपन स्टडी करेंगे गत वर्ष। इसकी डेफिनेशन बताई गई है अंडर सेक्शन 3 के अंदर। कर निर्धारण वर्ष ठीक पहले के वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। अब यहाँ एक नोटिस करने की बात है कि अभी हम डिसाइड किस पर, जाहिर सी बात है कि हम टैक्स का डिसाइड कर रहे हैं, तो इससे पहले वाले वर्ष का जो वित्तीय वर्ष है उसी के ऊपर अपन टैक्स देना होगा। तो इससे ठीक पहले की अवधि हमारी क्या कहलाएगी, हमारे पास में जो पहले का वित्तीय वर्ष है वो हमारे लिए कहलाएगा गत वर्ष। अब गत वर्ष वर्तमान के अंदर अपन परिशिक्षण बोल सकते हैं कि अभी जो गत वर्ष है या वित्तीय वर्ष जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 चल रहा है। तो इस साल अपन इनकम कमाते जाएंगे 2021 तक, और इसका कर निर्धारण अपन कब करेंगे, अगले वर्ष 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में, इसके अंदर अपन उसका पेमेंट करेंगे कर निर्धारण वर्ष के लिए। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस बात को, आप चाहें तो इसमें अलग से लिख भी सकते हैं। मेरे इस वीडियो को बीच में पॉज करके आपको यदि कोई चीज़ ऐसी है जो मैं बोल रहा हूँ इसमें रह गई है लिखने से, तो उसको आप स्टडी करने के दौरान इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो कर निर्धारण वर्ष के बारे में गत वर्ष के बारे में एक चीज़ और है कि इसकी अवधि जरूर नहीं है 12 मंथ्स ही हो, इसकी अवधि 12 मंथ से कम भी हो सकती है। 12 मंथ से कम कैसे हो सकती है, 12 मंथ से कम ऐसे हो सकता है कि आपने नया ही बिजनेस स्टार्ट किया हो, कि आपने अक्टूबर के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अक्टूबर से मार्च तक के अंदर 6 मंथ से आपने बिजनेस किया, तो आपको 6 मंथ की अवधि का ही आपको बिजनेस के आपका गत वर्ष मान लिया जाएगा और उसके लिए आपके टैक्स पे कैलकुलेशन की जाएगी। तो मैक्सिमम 12 मंथ से कम भी हो सकती है ये, तो आप इस चीज़ पे ध्यान करेंगे। अब कुछ एक
जनरल सी बात है, एक सामान्य सी बात ही कि आप गत वर्ष में जो भी इनकम कमाते हैं गत वर्ष के अंदर आए जिसके अंदर हम कमा लेते हैं। कर निर्धारण वर्ष का होता है ठीक बाद की अवधि वाला वर्ष होता है जिसके अंदर हमें टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट निर्धारण से मतलब होता है डिटरमिनेट की जाती है कि आपका कितना आय है और कितनी टैक्स उसके ऊपर लगने वाला है। लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियाँ ऐसी बताई गई है जहाँ पर उसी गत वर्ष के अंदर आपका कर का निर्धारण किया जाता है जिस वर्ष में कर लगता है। मतलब ये कि आपको कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष दोनों एक ही मान लिए जाते हैं। सेम जिस गत वर्ष के अंदर आप कमा रहे हो उसी गत वर्ष में आपको टैक्स चुकाना पड़ जाएगा। अब ऐसा कब कब होता है? ऐसा जनरली ऐसा तब किया जाता है जब हमें ये विश्वास हो जाता है या ये आशंका रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि नेक्स्ट ईयर ये व्यक्ति हमें यहाँ नहीं मिलने वाला है या भारत में नहीं मिलने वाला है, इस कारण इससे तो अभी ही टैक्स ले लो। जैसे देखिए कैसे अनिवासियों, देखो ये वर्ड है अनिवासी, ये रेजिडेंस नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा, उसके अंदर हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे कि निवासी किसे बोलते हैं, अनिवासी किसे बोलते हैं और साधारण निवासी कौन होगा। तो नॉन रेजिडेंट्स अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार की आय, यदि कोई व्यक्ति अनिवासी है और उसकी समुद्री जहाज़ के व्यापार से कोई भी आय होती है, चाहे वो माल को लेकर जाता हो चाहे व्यक्तियों को लेकर जाने से उसकी आय हो रही हो, तो उसकी जो भी राशि उसे प्राप्त होती है ना उसका 7.5% अपन उसकी आय मान लेंगे और उसे उसी वर्ष के अंदर टैक्स चुकाना पड़ेगा जिस गत वर्ष में वो उसको अर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही डाउट है कि वो व्यापार के जहाज़ की बिजनेस करता है तो पता नहीं कब कितने सालों बाद में आए नहीं आए या टाइम पर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इस केस के अंदर हम जो भी उसकी प्राप्त राशि, जो भी उसकी सेल्स है या जो भी उसकी रिसिप्ट्स है, उसके 7.5% को अपन क्या मान लेंगे कि कर योग्य राशि मान ली जाएगी। नेक्स्ट है भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति क्या है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए हमेशा हमेशा के लिए फ़ॉरेन की नागरिकता लेकर वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहा है या लंबी अवधि के लिए हमें पता नहीं है कब वो वापस आने वाला है और वो भारत छोड़ रहा है, तो भारत छोड़ रहा है तो उससे हम बोलेंगे भाई वो नेक्स्ट ईयर आप कर निर्धारण वर्ष में आप आओगे नहीं तो आप अभी ही टैक्स देकर जाइए। ऐसे निकाय जो अल्प अवधि के लिए स्थापित किए गए हैं, ऐसे निकाय से मतलब कोई भी बिजनेस सेटअप या ऐसा कोई भी पर्सन्स हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस करने के लिए स्टार्ट हुए थे, 3 मंथ्स 4 मंथ 6 मंथ, तो कितनी भी उसके 1 साल से कम की अवधि होगी और उनका बिजनेस खत्म हो चुका है 1 साल के अंदर ही, तो उनका बिजनेस वहीं डिसाइड हो चुका है उनका प्रॉफिट कितना है कितना नहीं है, तो उसका उसी समय हम टैक्स ले लेंगे। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का ट्रांसफ़र कर देता है इस उद्देश्य से कि मैं इसके टैक्स को बचा लूँ, तो ऐसे केस के अंदर भी हम उसी समय उसका कर का निर्धारण कर देंगे। व्यापार बंद होने की दशा में ये भी सेम ऐसा ही है जैसे कि हमने अल्प अवधि के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे मान लीजिए कि बहुत पुराना व्यापार आपको चलता हुआ आ रहा है लेकिन आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2-3 महीने 4-5 महीने वो व्यापार चला और उसके बाद में आपका वो व्यापार बंद हो गया किसी भी कारण से, तो अब उसके अंदर अपन नेक्स्ट आने वाले वर्ष की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम उसी गत वर्ष में उसका टैक्स का चुका देंगे। कुछ डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं हमने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आय अंडर सेक्शन 224। इसकी डेफिनेशन आय किसे बताई गई है? अंडर सेक्शन 224। अब देखिए आई के अंदर सेम वैसे ही है ये अभी जैसे पर्सन्स में हमने किन किन व्यक्तियों को पर्सन में शामिल किया था वैसे ही आई है। इसके अंदर आप डीपली स्टडी करेंगे तो किसी भी कॉलेज बुक के अंदर कहीं भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसके 2-3 पेज के बारे में समरी बताई गई है जहाँ पर बताया गया है इन चीज़ों को हम आई में शामिल करते हैं और इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मेनली जो आपको डाउट हो उन सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ कि आय में हम चीज़ों शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे हम यदि प्रॉफिट है लाभांश है तो मतलब हम बिजनेस करें तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, किसी कंपनी शेयर है में लाभांश प्राप्त हो रहा है। स्वैच्छिक अनुदान है, वॉलेंट्री सब्सिडी है, मतलब आपको कोई ऐसा पैसा कहीं से मिल गया जिसको ना लौटाने की जरूरत ही नहीं है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैसा मिल जाए, यदि आप किसी स्पेशल वर्क के लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं भी हो तो भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय तो पढ़ाने का काम करता है तो उसको राशन सरकार से या किसी बिजनेसमैन व्यक्ति ने पैसा दे दिया हो तो वो उसके लिए आय मानी जाएगी। ऐसे हमारी सैलरी हो गई, ग्रेचुटी अमाउंट हो गई, पेंशन हो गई, लॉटरी, वर्ग, पहेली, दौड़, गुड़दौड़, ताश, जुआ, शर्त आदि से प्राप्त राशि। यदि मान लो आप चोरी भी करते हो तो चोरी से जो राशि मिल रही है वो भी आपकी आय मानी जाएगी। चोरी करने का एक क्रिमिनल केस होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी आय भी मानी जाएगी, इनकम टैक्स भी आपको उसके ऊपर चुकाना पड़ेगा। ऐसे आप लॉटरी, गुड़दौड़, जुआ, कुछ भी शर्त लगा रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, सारी ये सब आय कहलाएगी आपकी। बीमा के बीमा व्यवसाय के लाभ को पारिश्रमिक बीमा कंपनी सरकारी समिति द्वारा संचालित हो रहे हो।
देखिए ये क्या चीज़ होते हैं कि कभी कभी कुछ समितियां ऐसे बनती है जिसके अंदर वो आपस में ही लोग अपना पैसा बांट लिया करते हैं, एक दूसरे की प्रॉफिट के लिए वो चीज़ चलाई जा रही होती है। तो इस तरह का पैसा यदि कोई पारिश्रमिक समिति कमिटी सहकारी समिति चलाई जा रही है तो वो भी हमारे पास में क्या माना जाएगी, आय की श्रेणी के अंदर काउंट करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी की यहाँ बात करें तो इसमें कुछ पर्टिकुलर्स मैंने आपको यहाँ डिसाइड किए हैं। आपको सबसे लास्ट वाला है कि 1 अप्रैल 13 से और अभी लगातार यदि आपने इस अवधि के अंदर यदि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी ऐसी ली है कि जो भी आपने बीमा, जिस राशि का आपने बीमा इंश्योरेंस करा रखा है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, वो उसके लिए जो आप प्रीमियम की राशि पेमेंट करते हो यदि वो 15% से अधिक है, क्या यहाँ ध्यान देना 15% से अधिक है, मैं लास्ट वाले की बात करूँ 15% से अधिक है, तो ऐसी दशा के अंदर हम ये मानेंगे कि उसकी परिपक्वता, उसकी मेच्योरिटी पे जो राशि प्राप्त होगी वो सारी टैक्सेबल मानेंगे, उसे हम आय शामिल करेंगे। लेकिन कब होनी चाहिए, 2 कंडीशन है यहाँ पर। एक तो उसकी निर्धारित राशि जो बीमा के प्रीमियम की राशि है वो 15% से अधिक हो, दूसरी ऐसी राशि मृत्यु होने की दशा में प्राप्त नहीं हुई हो। मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर चाहे वो 15% से कम हो या 15% से ज़्यादा हो, यदि प्राप्त हो रही है मृत्यु होने की दशा के अंदर तो ऐसी दशा के अंदर वो एग्जम्प्ट है, वो कर मुक्त है, उसके ऊपर हम टैक्स चुकाने के लिए वो व्यक्ति लायबल नहीं है या उसका प्रतिनिधि, उसका उत्तराधिकारी है, वो उस पर कर चुकाने के लिए दायित्व नहीं रखता है। तो आप यहाँ समझेंगे कि 1 अप्रैल 2013 से अभी यदि कोई पॉलिसी लेते हो तो उसके ऊपर नियम क्या है, 15%। बीच में 1 अप्रैल से 12 से लेकर 31 मार्च 13 तक लिए 10% रहा और इससे पहले वाले वर्षों में ये 20% की लिमिट दे रखी थी। तो यदि इस लिमिट तक से यदि ऊपर यदि इंश्योरेंस है तब वो तो हम ये मान के चलते हैं कि आप बड़े अमीर आदमी हो, तभी जब आपने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है। तो इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी यदि हम कराते हो तो हम मानते हैं कि एक तरह से बिजनेस गेन हो रहा है आपका, तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपकी लो टैक्सेबल। लेकिन मृत्यु की दशा में यदि प्राप्त हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि पूरी अमाउंट कर मुक्त है। इसके बाद ये नेक्स्ट किसी एक ये चीज़ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसे शॉर्ट के अंदर लिखने की आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पर हमेशा याद रखिए हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि किसी भी अवसर, ये डॉट लगा हुआ ये पूरा एक सेंटेंस है, किसी भी अवसर या बिना अवसर के संबंधित से प्राप्त उपहार। यदि मान लीजिए कोई भी ओकेजन हो, चाहे विवाह का ओकेजन था या बिना विवाह के ओकेजन, किसी भी कारण से यदि संबंधी ने, आपका कोई रिलेटिव है, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी आपका जो रिलेटिव है, बुआ फूफा जी, उन्होंने कोई भी आपको उपहार दिया है या तो वो सारा का सारा उपहार या प्राप्त राशि आपकी पूरी 100% क्या होगी, कर मुक्त होगी। वो सारी क्या है, नॉन टैक्सेबल है, सारी एग्जैम्प्ट है। और विवाह पर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त राशि, विवाह पर मतलब बाहर वाला व्यक्ति भी, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, संबंधी से, केवल संबंधी की बात। यदि मतलब ये है कि संबंधी के अलावा कोई व्यक्ति उपहार देता है तो बात अलग थी। अब विवाह है तो विवाह होने पर, विवाह बार बार तो होते नहीं है, तो विवाह होने पर यदि संबंधी दे या संबंधित कोई बाहर का अन्य व्यक्ति भी दे, वो राशि भी 100% कर मुक्त मानी जाती है। लेकिन अब यहाँ कुछ कंडीशन है कि आपका व्यापारिक या पेशागत संबंधों के कारण कोई उपहार प्राप्त होता है, जैसे कि आपका बॉस आपसे बहुत अच्छा इम्प्रेस है और उन्होंने आपको गिफ्ट दे दिया, एक कार गिफ्ट कर दी उन्होंने आपको, या फिर वो आपके लिए 1 लाख का चेक देता है आपको, तो वो व्यापारिक पेशागत संबंधों का कारण दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके एम्प्लॉयर हो, वो बिजनेसमैन है आपका। ऐसे ही यदि एक डॉक्टर है, वो बाहर क्लिनिक चलाते हैं और किसी पेशेंट ने उनको है ना गिफ्ट के अंदर 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, या फिर कोई मोटर बाइक दे दी, तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, वो व्यापारिक पेशागत संबंधों के कारण है। इस कारण ऐसा उपहार क्या माना जाएगा, 100% टैक्सेबल माना जाएगा, 100% टैक्सेबल, 1 रुपये की उसके ऊपर एग्जम्प्ट नहीं है। अन्य व्यक्ति से प्राप्त या उपहार संपत्ति या नगद राशि, यदि किसी अन्य व्यक्ति से, जो व्यापारिक संबंधों के कारण भी नहीं है, और किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त उपहार करते हैं तो 50,000 रुपये तक वो राशि क्या रहेगी, हमारे पास में कर मुक्त रहेगी। चाहे वो उपहार लिया हो, चाहे आपने संपत्ति ली हो, चाहे वो आपने नगद राशि ली हो, 50,000 रुपये तक कर मुक्त है। इससे अधिक की राशि आपको लिया होगी टैक्सेबल। बिना प्रतिफल के प्राप्त राशि, ये क्या है, देखिए यदि मान लीजिए आपने कोई राशि है जो बिना प्रतिफल के प्राप्त कर ली है, ठीक है ना, यदि कोई भी ऐसी संपत्ति है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने बिना प्रतिफल के प्राप्त कर ली, जैसे आपने किसी से एक कार ले ली और वो का कोई रीज़न नहीं है कि उसने आपको कार क्यों दी, ना ही आपने उसके लिए कोई पेमेंट किया है, या फिर कोई ज़मीन दे दी या फिर कोई प्लॉट दे दिया,
तो उसकी वैल्यूएट कराई जाएगी कि उसकी कितनी वैल्यूएशन है उसकी। तो वैल्यूएशन उसकी आ रही, मान लीजिए उसकी कीमत उसकी 50,000 रुपये से अधिक है। यदि 50,000 रुपये से अधिक है तो वो संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी। मतलब ये जैसे मान लीजिए कोई ने आपको 52,000 रुपये कोई चीज़ वस्तु दे दी 52,000 रुपये की, तो यहाँ 52,000 पूरा टैक्सेबल होएगा। लेकिन मान लो यदि वो 50,000 रुपये कोई चीज़ देता है तो पूरा का पूरा माफ़ है आपके। 49,000 की कोई अमाउंट की चीज़ कोई दे रहा है तो वो भी आपके लिए पूरा एग्जाम्प्ट है। लेकिन जैसे ही 50,000 1 रुपया हुआ तो 1 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पूरे 50,000 1 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब संपूर्ण राशि टैक्सेबल हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ 50,000 रुपये तक कर माफ़ है, लेकिन 50,000 रुपये तक ही होनी चाहिए मैक्सिमम भी आपकी प्राप्ति की राशि। यदि 50,000 रुपये 1 रुपये भी हो गई, ज़्यादा हो गई, तो संपूर्ण राशि टैक्सेबल हो जाएगी, फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला और 50,000 रुपये कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ऐसे यदि पर्याप्त प्रतिफल के बदले भी यदि आपने संपत्ति ले ली है, जैसे कि एक प्लॉट था जिसकी वैल्यूएशन आ रही थी बढ़िया 5 लाख की, ठीक है, पर आपने उसे 1 लाख रुपये का पेमेंट देकर और अपने पास के अंदर ले लिया। अब यहाँ मेलाफाइड इंडेक्शन दिखाई दे रहा है कि 5 लाख की वैल्यूएशन वाली चीज़ है, मुद्रांक वैल्यू उसकी 5 लाख आ रही है और आपने केवल उसे 1 लाख में ले लिया। तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 लाख वाली चीज़ को आपको 1 लाख में बेचेगा। तो यहाँ जो हम ये मानेंगे कि ठीक है, आपको यहाँ पर 5 लाख की इसकी वैल्यूएशन मानते हुए चलेंगे, 1 लाख तो आपने दे ही दिया, पेमेंट कराइए, बाकी 4 लाख आपने आपको ये मिला कि 4 लाख की आपको एक तरह से छूट मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वो चीज़ आपको मिली है। तो 4 लाख रुपये आपकी यहाँ इनकम मानी जाएगी। और चूँकि ये इनकम 4 लाख रुपये जो डिफरेंस आ रहा है वो 50,000 से अधिक है, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। मान लीजिए डिफरेंस, जैसे आप मान लीजिए कि एक प्लॉट की कीमत 1,40,000 रुपये की थी। कितने की थी? 1,40,000 रुपये की। नोट कर लीजिए आप, प्लॉट की कीमत कितनी आ रही? 1,40,000 रुपये की। आपने उसे ट्रांसफ़र किया, उसके लिए पेमेंट किया 1 लाख रुपये, तो ठीक है। अब पेमेंट होना चाहिए था 1,40,000 का, पेमेंट कितना किया आपने? केवल 1 लाख का। तो आपने डिफरेंस अमाउंट कम कितनी पेमेंट करी? 40,000। तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट 40,000 भी आपने कम पेमेंट किए हैं, ये आपके लिए एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेनिफिट मिला थी, आपके लिए आय मानी जाएगी। लेकिन चूंकि ये 50,000 रुपये से कम है, क्योंकि 50,000 रुपये से ये राशि कम है, इसलिए पूरी पूरी एग्जाम्प्ट है। लेकिन यदि प्लॉट की कीमत 1,51,000 भी होती, 1 लाख पे ट्रांसफ़र होता, तो डिफरेंस अमाउंट 51,000 आता। तो 51,000 50,000 से ज़्यादा होने का पूरा टैक्सेबल माना जाता। अब यहाँ तक है, ये डेफिनेशंस हमने पूरी नहीं बताई है मैंने आपको यहाँ पर। मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, उनको बेस रखते हुए मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि आय क्या होती है। बाकी आपको नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें आपको नॉर्मली पता चली जाएगी। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, यदि कोई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है तो वो भी उसकी आय मानी जाएगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी सारी आय मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर ऐसे जो टॉपिक जिनके ऊपर हमें डाउट था कि ये आय में मानी जाएगी या नहीं जाएगी, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है आपसे, या फिर किस लिमिट तक वो आय मानी जाएगी जिनके ऊपर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप किए होते हैं। अब इसके बाद में हम इसी के अंदर नए टॉपिक तरह मान लीजिए एक तरीके से आप इसके अंदर हेड ऑफ इनकम, मतलब हमारी इनकम होती है उसके 5 हेड्स में डिवाइड करी गई है। कितने हेड्स के अंदर? 5 हेड्स बताए गए हैं इनकम के। तो उन 5 हेड्स, अब ये 5 हेड्स बताएंगे कौन से सेक्शन बताए गए हैं? ये बताएंगे अंडर सेक्शन 14 के अंदर। किसमें? अंडर सेक्शन 14 में आपको कितने हेड बताएंगे इनकम के? 5 हेड्स बताए गए हैं। 5 हेड्स के उधर आपको याद करने हैं, और ये कौन कौन से हेड में इंटरसेक्शन में टैक्सेबल होंगे ये भी आपको याद करने हैं। ये प्रत्येक, आप मान लीजिए ये प्रत्येक टॉपिक आपका एक चैप्टर है। सैलरी एक चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, बिजनेस एंड प्रोफेशनल गेन एक चैप्टर है, कैपिटल गेन एक चैप्टर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक चैप्टर है। तो ये 5 बड़े बड़े चैप्टर है जिनकी हमें डीपली आगे स्टडी करनी है। फिलहाल आपको ये अच्छी तरीके से याद करना है कि आपके सैलरी हेड के इनकम कितने हैं आपके पास है? 5। और किस सेक्शन में बताया गया है? तो ये बताया गया है आपको अंडर सेक्शन 14 धारा 14 के अंदर आपको बताया गया है कि आपकी आय के 5 हेड है। अब पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज ये किसमें बताया गया? आप बताएंगे यहाँ पर, ये बताया गया अंडर सेक्शन 15 में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये किसमें बताया गया? 22 में। इन बिजनेस एंड बिजनेस से या प्रोफेशन है, मतलब हमें कोई प्रॉफिट गेन हो रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से, तो वो बताया गया है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 में। कैपिटल गेन से 45 में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, मतलब जो ऊपर के इन चारों में कहीं पर भी नहीं आ पाते हैं वो कायम आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, और किस में टैक्सेबल है? अंडर सेक्शन 56 में। याद रखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये चीज़ पूछूंगा
कि कितने हेड हैं, आपका आंसर होगा 5। और आप हमेशा इसे इसी सीक्वेंस के अंदर रिपीट करेंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। आप इसे ऊपर नीचे रिपीट नहीं करेंगे। इनके सेक्शंस भी आपको याद करने हैं कि सैलरी है अंडर सेक्शन 15 के अंदर है, हाउस प्रॉपर्टी 22 में है, बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 में है, कैपिटल गेन है 45 में है, इनकम अदर सोर्स 56 में है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। यहाँ पे कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हर हालत के अंदर आप कितने ही पेपर उठाकर देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी या बैंकिंग के, कहीं पर भी जब जब भी इनकम टैक्स का सिलेबस होता है तो ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पुटअप होता ही होता है। ये जो स्क्रीन पर आप डिस्प्ले देख रहे हैं इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। आप एक वर्ड है यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम, तो ग्रोस टोटल इनकम की डेफिनेशन बताई गई है, ये भी अंडर सेक्शन 14 बताई गई है। तो ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है? वो सारी इनकम आपकी ऐड कर ली गई है जिसमें हमें चैप्टर 6A में की डिडक्शन हमें नहीं मिले हैं, कि इसकी जो भी चैप्टर 6A में जो भी हमें कटौतियाँ बताई गई वो हमने नहीं बताई गई है। इस ग्रोस टोटल इनकम में से यदि हम चैप्टर 6A की कटौतियाँ जो डिडक्शन जो हमें अलाउ है यदि वो हम माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या निकल कर आता है? टोटल इनकम। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आंसर बोलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल इनकम। तो अब ये चैप्टर 6A क्या होते हैं? चैप्टर 6A होते हैं, जब आपने सुने होंगे कभी पर कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, इस कारण हम सेविंग्स करते हैं, तो उस सेविंग्स की लिमिट होती है कि आप यहाँ पर आप सेविंग्स कर सकते हैं। तो एक टेबल है चैप्टर 6 से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम सबसे आखिरी में इसे में जब हम पढ़ेंगे पूरी इनकम टैक्स के जब एंड में हम चलेंगे तब हमें याद करेंगे। वहाँ हमें याद करना होगा कि हमें मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो हमें कितनी छूट मिल जाएगी, हमें बच्चों की फीस के लिए छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें लिमिट दी हुई आप यदि आपने मकान खरीदा है, हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी, उसके ब्याज की आपको छूट मिल जाएगी। तो ये सारे डिडक्शन बताए गए हैं, तो ये चैप्टर 6A के अंदर बताए गए हैं। तो इन डिडक्शन को घटाने से पहले की यदि इनकम है तो उसे तो बोलेंगे ग्रोस, मतलब बड़ी, ग्रोस मतलब बोलते हैं अपना सकल, मतलब जो